तो रुड़की के झबरेड़ा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां की खजूरी गांव में मामूली विवाद था, लेकिन विवाद बढ़ते बढ़ते हाथापाई मारपीट तक पहुंच गया और उसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मारपीट का जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। सीओ मंगलौर का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है और एक युवक को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी किया गया है और जो बाकी लोग हैं उनको भी अब इस वीडियो के आधार पर चिन्हित करके पहचान कर कार्रवाई आगे की जाएगी। तो जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये रुड़की के झबरेड़ा की है और झबरेड़ा इलाका का एक खजूरी गांव है, जहां मामूली विवाद था दो पक्षों के बीच में, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। आज से 2 दिन पहले दो परिवारों के मध्य किसी बात को लेकर के आपस में मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दी गई थी, इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक पक्ष को चूंकि गंभीर चोट लगी थी और उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से एक व्यक्ति दिलशाद की अरेस्टिंग की गई है। बाकी और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द ही अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो रुड़की के झबरेड़ा का ये गांव है, जहां पर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ और ये काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। इस दौरान एक युवक की गिरफ्तारी जरूर हुई है। तो खजूरी गांव में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो आस पड़ोस के ही किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया है। तो अब इसी वीडियो फुटेज के आधार पर जो आरोपी जो एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं, इन लोगों की पहचान की जाएगी। हालांकि एक गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। तो देखिए जरा, दोनों पक्ष में कोई कम नहीं है और दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं। दोनों पक्ष से लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो दोनों पक्ष थाने भी पहुंचे हैं, जिसके बाद अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए एक गिरफ्तारी हुई है और बाकियों को भी इस फुटेज के आधार पर पहचाना जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद आगे और कार्रवाई की जाएगी। तो हाथापाई हो रही है, लाठी डंडे ईंट पत्थर, जिसके हाथ जो लगा उसी से उसने सामने वाले पक्ष पर हमला शुरू कर दिया है। तो कई लोग इस पूरे मारपीट में, इस हंगामे में घायल हुए हैं। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के सिदरी गांव में समाज कल्याण द्वारा 18 साल से एक महिला को विधवा पेंशन देने का मामला गर्मा गया है। दरअसल महिला विवाहिता है और उसका पति जीवित है, लेकिन उसके बावजूद वो 18 साल से विधवा पेंशन ले रही थी। तो समाज कल्याण विभाग से पेंशन लेने के मामले में अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो ग्रामीणों ने ही इसके शिकायत समाज कल्याण विभाग से की थी, जिसके बाद अब वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई है। महिला प्रतिमा देवी के पति का 18 साल, जिसके बाद उनका विधवा पेंशन दी जा रही, लेकिन महिला ने दूसरी शादी कर ली थी और विधवा पेंशन वो लगातार लेती रही। जाहिर सी बात है, नाम से ही जाहिर है कि जिसके पति का निधन हो गया है उसे ही पेंशन मिलती है, लेकिन पहले पति के निधन के बाद जो पेंशन शुरू हुई थी वो दूसरी शादी के बाद भी महिला ने जारी रखी और इस तरह से 18 साल में महिला विभाग से लगभग 1 लाख रुपए की रकम ले चुकी है। तो अब विभाग ने इसकी वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। में आया अभी 4-5 दिन पहले कि इनको जो है दूसरी शादी कर रखी है और उनको पेंशन जा रही है, अब जांच होनी चाहिए। तो मैंने इधर बुलाया था संबंधित पटेल साहब, तो उन्होंने बताया कि ये नोटिस जा रखे हैं और ये शादी कर रखी है। तो मैंने कहा अगर जा रखे तो वसूली करो, वसूली आदेश दे देगी। और खबर देहरादून से है। यहाँ के वन निगम के डिपो में तारबाड़ में उलझकर 3 सांभरों की मौत हो गई, जबकि एक सांभर जख्मी हो गया। छिद्रवाला निगम डिपो में देर रात 4 सांभर घुसे थे और इस दौरान शायद लोगों की चहलकदमी उनको सुनाई दी और उसके बाद वो भागने की कोशिश में तारबाड़ में उलझ गए और इसमें उलझकर 3 सांभरों ने दम तोड़ दिया है, जबकि एक सांभर जख्मी है। तो जो तस्वीरें आपको नजर आ रही देहरादून वन निगम के बड़कोट रेंज की है। और अब एक अच्छी खबर है राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए, खासतौर पर वो पुलिसकर्मी जो राज्य के 9 पहाड़ी जिलों में तैनात हैं। तो फिलहाल अभी तैयारी हो रही है कि पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ यानी कि साप्ताहिक अवकाश, सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाए। कुमाऊं दौरे पर आए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो जो बाकी 4 जिले बचे हैं वहां भी साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो आपको बता दें, शायद जानकारी हो या ना भी हो, तो पुलिसकर्मियों को किसी तरह का कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता और इसको लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं। और ये भी कहा गया कि पुलिसकर्मी दरअसल इतने तनाव में रहते हैं, इतने ज्यादा वर्क का प्रेशर उन पर होता है कि उनका व्यवहार कई बार जनता के प्रति काफी ज्यादा रूखा हो जाता है। तो बहरहाल एक कोशिश अब यहाँ पर की जा रही है। तो अब कुंभ के
लगभग महीने भर का वक्त है जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा, तो ऐसे पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नैनीताल पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कुंभ को लेकर पुलिस पूरी तरह तैयार है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कुंभ में कितने लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी, शाही स्नान में क्या होगा, कोविड के तहत क्या कुछ नियमों में बदलाव होगा। बहरहाल पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। कुंभ पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, मतलब बिल्कुल लिमिटेड होगा, या जो है एकदम से खुला होगा, या बीच की स्टेज होगी। तो मोस्ट संभावित है कि बीच की स्टेज होगी, परंतु हम पुलिस को तीनों स्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, या जीरो रेस्ट्रिक्शन है, या बीच के रेस्ट्रिक्शन। तीनों परिस्थितियों के लिए हमने तैयारी कर ली है और कुंभ को पूर्णतः सुरक्षित रूप से कराया जाए। 15 दिसंबर से राज्य के महाविद्यालय यानी कि कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल जाएंगे, तो ऐसे में इसमें पढ़ने वाले लगभग 7 लाख छात्रों को सुरक्षित माहौल देना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी तैयारी की जा रही है और सभी संस्थानों को निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि विश्वविद्यालय को कोविड गाइडलाइंस के तहत ही खोला जाएगा और इसके लिए खास निर्देश दिए गए हैं। हमारे लगभग 500 डिग्री कॉलेज हैं, 32 हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। लगभग 7 लाख बच्चे हमारे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ उनका जो प्रैक्टिकल विषय हैं उन पे भी बहुत ध्यान देना था। अभिभावकों की भी बहुत डिमांड थी, बच्चों की भी काफ़ी डिमांड थी कि सब हमको प्रयोगात्मक परीक्षा में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो कोरोना काल है, तो ऐसे में हर चीज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोटद्वार में 20 दिसंबर से सेना की भर्ती शुरू होनी है और इसके लिए 46,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। गढ़वाल के 7 जिलों के युवाओं के लिए 20 दिसंबर से, जबकि 2 जनवरी तक कोटद्वार में भर्ती रैली होगी और सैन्य अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। सेना के अधिकारियों की ओर से भर्ती स्थल का जायजा लिया गया है। प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्थाओं पर बैठकें हो रही हैं और इस बार एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जरूर अपने साथ इनको लाना होगा। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, उसके बाद ही भर्ती में शामिल हो सकते हैं। करीबन 46,000 कैंडिडेट्स ने गढ़वाल के अपने आप पंजीकरण किया हुआ है यहाँ पे। उसमें से हमको उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 35 to 40,000 कैंडिडेट्स रैली अटेंड करेंगे और जो रैली का कंडक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया, जिसमें तहसील के हिसाब से लड़के अपनी बताई हुई तारीख को रैली ग्राउंड पर उपस्थित रहेंगे। भले ही राज्य के पहाड़ी इलाकों में रेल की यात्रा का आनंद लेने में अभी वक्त हो, अभी इंतजार करना पड़े, लेकिन यमकेश्वर में कि स्कूल के बच्चे ट्रेन की सफर करके, ट्रेन की यात्रा करके अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। पहली नजर में देखने पर यह नजारा किसी रेलवे स्टेशन जैसा लगता है। ट्रेन की बोगी, उसकी खिड़कियां, प्लेटफॉर्म पर लगे लोहे के पिलर्स, ट्रेन के इंजन हूबहू मिलते डिजाइन रेलवे स्टेशन का एहसास कराते हैं। लेकिन ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं, ये नजारा है यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला प्राइमरी स्कूल का, जहां नौनिहालों को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए स्कूल के कमरों को ट्रेन की बोगी के रंग में रंगा गया है। साथ ही उसकी खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ ट्रेन की तर्ज पर बनाए गए हैं और इस ट्रेन को नाम दिया गया है यमकेश्वर एक्सप्रेस, जिसमें बैठकर मासूम अपनी जिंदगी का कखरा सीख रहे हैं। स्कूल बिल्कुल ट्रेन जैसा बन गया है। हमारा स्कूल पूरे ट्रेन जैसा हो गया है, ट्रेन की तरह तेज दौड़ेगा और हमारी पढ़ाई भी ट्रेन की तरह तेज दौड़ेगी। अपने स्कूल में ट्रेन बनाकर शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है ट्रेन में बैठ के? अच्छा। ये स्कूल बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, उसके अंदर का नजारा भी उतना ही हैरान करने वाला। कमरों की दीवार पर वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं, जानवरों के चित्र, पेड़ पौधे सभी कुछ दीवार पर बना हुआ है, जिससे बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी हो रहा है। आधुनिक आजकल हमारे बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से और अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, खुशनुमा एनवायरनमेंट दिया जाए, कलरफुल एनवायरनमेंट दिया जाए, ताकि पढ़ने में उनको और मज़ा आए। तो इसी सोच के तहत हम लोगों ने बैठ के ये निर्णय किया कि इस समय एक यमकेश्वर एक्सप्रेस शिक्षा की बनाई जाए, जो कि हमें भी प्रेरित करे और बच्चों को भी करे। यमकेश्वर क्षेत्र में ये पहला ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जिसको पूरा ट्रेन का आकार दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ के छात्रों के लिए ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल है। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा का जो वातावरण है वो भी थोड़ा कठिन होता जा रहा है। इसलिए यहाँ के विधायक के प्रयास से, विधायक निधि से पूरे स्कूल को एक नए रूप में ढाल दिया गया है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18।
अल्मोड़ा के मरचूला में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग मरचूला एडवेंचर मीट का आयोजन करेगा। 8 जनवरी से 12 जनवरी के बीच साइकिल रैली, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून मैराथन समेत कई साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। मरचूला क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे पर अंकित करने के लिए और पहचान दिलाने के लिए सारी कोशिश की जा रही है। मारचूला चूँकि आप देखेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से और वहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वहाँ हमारे मुख्यतः बड़े रिजॉर्ट और होटल्स अवस्थित हैं। तो इस क्रम में हमने इस साल एक मारचूला मीट का आयोजन करना है, जिससे वहाँ पर जो साहसिक गतिविधियाँ हो सकती हैं और पर्यटन से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ संचालित की जा सकती हैं उनको हम शोकेस कर सकें और भविष्य में हम मारचूला को एक अच्छे साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में विश्व को दे सकें। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। कोरोना काल में काफी समय तक ये बंद रहा और यहाँ से रोज नई नई और बेहतरीन तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ऐसी जो वीडियो आप देख रहे हैं टिकाला जोन का है। यहाँ एक बाघ झाड़ियों में छिपकर हाथियों के एक झुंड का इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे ही हाथी की नजर बाघ पर पड़ी तो बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। तो जो पर्यटक यहाँ घूमने निकले हैं उन्होंने ही इस मजेदार अनुभव को अपने अपने कैमरों में कैद किया है। ये बहुत अचंभित करने वाली कोई बात नहीं है। वन क्षेत्रों में तो टाइगर हाथी के बच्चों को अमूमन चेस करते रहते हैं और किल भी करते हैं और खाते भी हैं। ऐसे कई प्रकरण हुए हैं और कई घटनाएं हुई हैं। और हाथी चूँकि सामूहिक रूप में रहता है अपने बच्चों के साथ, उसकी मदर भी रहती हैं और भी उसके साथ जो उसकी नानी है और जो भी उस पारिवारिक सत्ता के लोग हैं सब साथ रहते हैं, तो उनको बचाने में हमेशा लगे रहते हैं, घेरा बना के रहते हैं। और देहरादून से अहम खबर है, जहां महिला बाल विकास विभाग के निदेशक को बदल दिया गया। वी षणमुगम को निदेशक पद से हटाया गया है। मंत्री रेखा आर्या और आईएएस वी षणमुगम के बीच विवाद हुआ था। हरिचंद्र सेमवाल अब महिला बाल विकास विभाग के निदेशक बन गए हैं, जबकि वी षणमुगम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में नए रजिस्ट्रार होंगे। तो पिछले दिनों जो विवाद सामने आया था वो हम सब ने देखा और उसके बाद एक बड़ा बदलाव किया गया है। दीपांकर हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ गए हैं। तो दीपांकर, लग ही रहा था कि कुछ बड़े बदलाव होंगे जब विवाद सामने आया था और आखिरकार हो गया। बिल्कुल प्रीति, इससे पहले सचिव की जो सौजन्या महिला एवं बाल विकास थी उनको हटाया गया था और अब षणमुगम जो निदेशक थे, इन दोनों को लेकर रेखा आर्या की शिकायत थी और ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, मुख्य सचिव तक पहुंची थी और अब फाइनली षणमुगम को हटाया गया है महिला बाल विकास विभाग से और उनको कोऑपरेटिव विभाग में रजिस्ट्रार का चार्ज वो लेंगे। और जो हरिचंद्र सेमवाल है जो महिला बाल विकास में अभी प्रभारी सचिव थे, उन्हीं को यहाँ पर अब निदेशक बनाया गया। प्रीति जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका जानकारी के लिए। अभी और भी खबरें हैं, फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब आपको लिए चलते हैं देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के संग्रहालय में, म्यूजियम में, जहां देश की सेना का गौरवशाली इतिहास है और साथ ही यहां का माहौल ऐसा कि जो नए नए कैडेट्स यहां पर आते हैं उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ पर आने वाला हर कैडेट अपने साथ इस इतिहास की यादों को भी ले जाता है। यहाँ का म्यूजियम हॉल वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, साथ ही वीरता की निशानियां भी रखी गई हैं। यहाँ पाकिस्तान के जनरल नियाजी की वो रिवॉल्वर है जब पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। तो 2008 में मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत की गाथा भी लिखी गई है। मैडम, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगी तो जितने हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वेपन्स उस टाइम पे जो प्रयोग हुए थे, उन वेपन्स को भी इधर डिस्प्ले किया गया है। तो इन वेपन्स को और इन सभी भावनाओं को देखते हुए हमारा एक जो जेंटलमैन कैडेट आता है उसके अंदर देशभक्ति की भावना अपने आप ही अंदर से उजागर होती है। इस म्यूजियम में दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार, तोप, तलवारें भी मौजूद हैं। मेडल्स के साथ साथ मित्र देशों के झंडे, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, करगिल युद्ध में शहादत पाए वीरों की तस्वीरें और गाथाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, जिनके बारे में कैडेट्स को लेक्चर से लेकर मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है। इस म्यूजियम में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जितने आज तक वीर योद्धा हुए हैं, हमारे जितने भी गैलेंट्री अवार्डीज हैं, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, उन सब की वीरता को यहाँ पर
दर्शाया गया है। उसके साथ साथ जब हम एक जेंटलमैन कैडेट को इस हॉल में लेके आते हैं तो उनके अंदर एक नया उत्साह, नया जोश भरता है। IMA के इस म्यूजियम में कई देशों के कमांडेंट तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। पास आउट होने वाले कैडेट्स यहाँ से इन्हीं योद्धाओं जैसा जज्बा अपने साथ लेकर जाते हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ के कैडेट्स को यहाँ के हॉल में पढ़ाई कराई जाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सोमनाथ स्टेडियम में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जेंटलमैन कैडेट्स ने कई तरह की परफॉर्मेंस दी हैं। घुड़सवारी, ट्रिक राइडिंग, टेंट पोगिंग और भी बहुत सारे करतब यहां पर दिखाए गए। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के सामने कैडेट्स ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड का बेहतरीन तालमेल भी देखने को मिला। और एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। नीता और मुकेश अंबानी दादा दादी बने। श्लोका और आकाश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और अब जबकि एक और नए सदस्य का घर में आगमन हुआ है तो अंबानी परिवार में बेहद खुशी है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी, उनके घर में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है और इसी के साथ वो दादा दादी बन गए हैं। श्लोका और आकाश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और इस नए और नन्हे मेहमान के घर में आने से अंबानी परिवार बेहद खुश है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क समेत नेलांग घाटी में 4 नए ट्रैक रूटों की खोज की गई है, जिसके लोकेशन समेत पूरी जानकारी उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेजी गई थी। और अब जबकि इन ट्रैक पर सहमति मिल गई है तो ये चारों ट्रैक पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे और ये ट्रैक रूट जनकताल सहित गंगोत्री गौमुख से लगते हैं। ऐसे में जल्द ही इन पर ट्रैकिंग से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद यही है कि ये जो नए ट्रैक खोजे गए हैं ये पर्यटकों को लुभाएंगे और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ जरूर आएंगे। 4 नए ट्रैक रूट गंगोत्री नेशनल पार्क के एरिया में खोलने का उन्होंने सहमति दी है। प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया था और ये सभी ट्रैक रूट जनकताल और उसके आसपास के एरिया के हैं, जहां पर ट्रैक रूट ओपन होने से निसंदेह पर्यटन में वृद्धि होगी और वहां के जो लोग रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनमें भी पुनः उन गाँव में बसने की एक अच्छी पहल होगी। टिहरी के प्रतापनगर के रहने वाले मदन सिंह राणा प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने इस अभियान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। स्वच्छ भारत अभियान का तहत लोगों को अपने घर का कूड़ा देने के लिए बजने वाला ये भूकू नगर पालिका का नहीं है और न ही ये उसकी कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी है। इस गाड़ी से लोगों के घर का कूड़ा जमा करने वाले हैं मदन सिंह राणा, जो पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्वच्छता अभियान से जुड़ गए। उन्होंने इसके लिए अपनी एक गाड़ी भी खरीदी और उससे लोगों के घर से कांच, प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा करने लगे। मैंने जब देखा कि मोदी जी ने इस तरीके का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब लोग लाल किले से भाषण दिया था तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने सोचा हमारे पहाड़ में हम लोग इस काम को क्यों ना करा जाए, तो मैंने इसका अपना जीवन का एक लक्ष्य बना दिया। मदन सिंह राणा ने स्वच्छता अभियान को सिर्फ प्रतापनगर तक ही सीमित नहीं रखा। अब वो टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी इस मुहिम में उनके परिवार के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। जो कि इसमें कबाड़ा जैसे कंचकुंज हुआ, ये कबाड़ा ले जाता हूँ ऋषिकेश में, उसको भेजता हूँ। उसके लिए तेल के ही लिए मुश्किल से पैसे पूरे होते हैं और फिर मेरा जो इस गाड़ी का मेंटेनेंस है ये मेरे बच्चे मेरा सहयोग करते हैं, मेरी घरवाली हैं भी, सभी बच्चे सहयोग करते हैं। टिहरी के मदन सिंह राणा पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वच्छता अभियान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और अपने संसाधनों से उन्होंने एक गाड़ी खरीदी और जिसको लेकर वो गांव-गांव में जाते हैं और लोगों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ जो कूड़ा कबाड़ होता है उसको एकत्र करते हैं। तो इस रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का ये सफर जारी है।